हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मिल गए अपन दोबारा आज ही के दिन। मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्लासेस में। हाँ, आ गए सब आ गए। सब ने अपनी अपनी कमर सीधी कर ली, सब पढ़ने के लिए तैयार। सर आप भी क्या एकदम तैयार हो जाओ? लो, मैं भी एकदम तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं भी एकदम तैयार हो जाता हूँ लड़ने के लिए, नहीं पढ़ाई करने के लिए। ये स्लीव्स तुम लोग फोल्ड कर रहे हो उस एज में। हाँ क्या है भाई, ये बोलने के लिए? कोई गर्मी चढ़ रही है तेरे को? हाँ, ये बोलने के लिए। और मैं पढ़ाने के लिए यार, मेरी एज पढ़ानी, तुम्हारी भी पढ़ने के लिए। मत फंसा करो फालतू के धंधे में, दोस्त की लड़ाई में मत जाया करो, पिटने दो दोस्त को। ठीक है, क्यों लड़ा भाई? तो जीएसटी लॉ में मैंने आपको बताया था अभी तक क्या पढ़ा अपन ने। अभी तक पढ़ा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी चारों लॉ को समराइज अप करके क्या बना है? आपका जीएसटी लॉ बना है। और अपन जीएसटी लॉ इन्हीं को पढ़ रहे होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी को पढ़ रहे होंगे। और अपन को धीरे धीरे अपना जीएसटी लॉ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा लॉ अपना जीएसटी लॉ ऐसे करके पूरा जीएसटी लॉ कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन ने देखा जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, मैंने सुबह बताया था कि जिन स्टेट्स को वेट के जाने से, एक्साइज के जाने से और जीएसटी के आने से जो नुकसान हुआ है, तो अगले 5 साल तक के लिए, जीएसटी के आने से 5 साल तक के लिए, या गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। बस 5 साल तो हो गए। हाँ, 5 साल तो हो गए। 2017 में आया था, 2022 में 5 साल हो गए। तो फिर भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन चाहे तो एक्सटेंशन भी दे सकती है। पर कॉम्पनसेशन सेस जो टर्म है, वो टर्मिनोलॉजी अभी तक आपकी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। सेस का मतलब मैंने बता दिया था, कॉम्पनसेशन सेस जिन स्टेट्स को जीएसटी के आने की वजह से नुकसान हुआ है, उनको कंपनसेट करके चलेंगे अपन। कौन? जीएसटी जो आपकी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है। सर जीएसटी काउंसिल आपने बताया नहीं, अभी आ जाएगा जीएसटी काउंसिल। अभी आज आपकी नॉर्मल सी टर्म, कुछ नॉर्मल सी टर्म देखो, सब कुछ मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स में हो सकता है मैं अभी आपको कुछ स्किप करा रहा हूं। जैसे ये सीआईएस कॉन्सेप्ट कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको स्किप कराऊंगा। पर ये नहीं कि अब भी स्किप करा रहा हूं, इसका मतलब सर मैंने उड़ा ही दिया। उड़ाया नहीं है मैंने, लगता है सर को ही नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये आएगा, जब दोबारा आएगा, जब इसकी इंपॉर्टेंस मेरे को लगेगी अब पढ़ा देना चाहिए, जब पढ़ा दूंगा। पहली क्लास में मेरे को नहीं लगता, आज इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में मेरे को ये सारी चीजें पढ़ानी चाहिए। इसलिए मैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बताने वाला हूं बस। ये कौन है? आपका सप्लायर आदमी। टैक्सेबल पर्सन इज अ सप्लायर आदमी। जो ये सेल्स कर रहा है, नॉर्मल सी टर्म है, जो ये सेल्स कर रहा है उसको क्या कहते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। और जो परचेज कर रहा है उसको क्या कहते हैं? इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मींस परचेज करना, आउटवर्ड मींस सेल्स करना। ठीक है, आउटवर्ड सर हमने इंटर पढ़ी, तो मैं तो ये भूल ही गया ना, तुमने इंटर पढ़ी। मैंने सुबह बताया तो था तुम बच्चों को कि मैं तो मानूंगा कि 0 से पढ़ा है। और दिन ही कितने लगेंगे मेरे को 0 से तुम पे आपको फाइनल तक लाने में, मतलब इंटर तुम्हारे कवर कराने में मेरे को मुश्किल से मुश्किल 5 दिन लगेंगे। वो भी प्योर 5 दिन नहीं, फाइनल्स का पढ़ाता रहूंगा और 5 दिन हो सकता है मैं तुम ऐसी टर्मिनोलॉजी बताता रहूं जो तुमने इंटर में पढ़ी थी। ठीक है, तो 5 दिन हो सकता है तुम ऐसी बातें लगे सर ये तो हमने इंटर में पढ़ा है। तो बियर कर लो, कुछ दिन बियर कर लो। उन नालायकों को, उन मासूम बच्चों के लिए बियर कर लो जिनको गलती से इंटर में रट के पास हो गए, आगे वाले की कॉपी टाप के टक 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 एग्जामिनर में आगे वाले को टप 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 करके पास हो गए। उन बच्चों की अब तो फाइनल में कोई बता रहा ही नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए उन बच्चों के लिए 5 दिन कॉपरेट कर लो। तो इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस करना, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स करना। देखो ऐसे जो वो के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, तो सीधे कंक्लूजन पे चलते हैं फटाफट। तो टैक्सेबल पर्सन, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, ये होती है आपकी सेल्स, ये होती है आपकी परचेस। कूल है? बिल्कुल कूल है सर, एकदम कूल है। चलो आगे चलो सर। ओके, सीआईएस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता नहीं रहा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैसे तो। चलो लिखना चाहो तो क्या बच्चे यहाँ पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू बी डन लेटर, है ना? डन लेटर मैंने नहीं लिखा, टू बी डन लेटर बाद में बढ़ाएंगे क्या होती है परचेज पे। और ये आपकी ये सीआईएस कॉन्सेप्ट को टैक्स फॉर्म में समझाया हुआ है, बिल्कुल छोड़ते हैं। प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी। प्री जीएसटी आपके इतने सारे टैक्सेस चलते थे, देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन अलग से, स्टेट लेवल टैक्स, वेट, सेंट्रल लेवल टैक्स, एंट्री, ऑक्ट्राई चूंगी जिसको हिंदी में कहते थे, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, सीवीडी 31, सीवीडी 35, इतने सारे टैक्स चलते थे पहले। अब इनको सारों को खत्म करके क्या आ गया आपका? जीएसटी, एक वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी आ चुका है। देखो वीरेश सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण, ये सब के सब अब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। वाओ सर, जीएसटी तो बड़ी सारी चीजों को, बड़े सारे लोगों को खा के मोटा हुआ है। बिल्कुल, ये बड़े सारे लोगों को खा के, बड़े सारे टैक्सेस को खा के मोटा हुआ ही है, छोटा मोटा बच्चा नहीं है। ठीक है, अब भी चलो आगे चलते हैं। ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम। थोड़ा सा कट गया ये पेज, तो छोड़ो, ये कट गया पेज। तो क्या बताऊं, ये ऐसे बता रहा है कि अल्कोहलिक एंड
लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे अभी भी क्या लग रहा है, ओल्ड टैक्स लग रहा है। मतलब आपका जो अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स लग के चल रहा है, ना कि जीएसटी। तो जीएसटी नहीं लग रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। वैट सेल्स टैक्स मतलब वैट है यहाँ पे। सेल्स टैक्स दो तरह के होते हैं, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट। सर वो खत्म हो गया तो हम क्यों, हम हाँ तो ठीक है, तुम सिर्फ सेल्स टैक्स के नाम से याद कर लो, क्योंकि वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स तो किन्हीं प्रोडक्ट पे लग रहा है, तुमको याद ही क्यों करना है, ठीक है, तुमको सिर्फ सेल्स टैक्स बोल लो। तो सर्विस स्टेट इन पे आज भी किस पे लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आज भी ओल्ड टैक्सेस लॉ ही लग रहे हैं। और टबैको क्या है, टबैको पे आज भी जो अपन को याद है कास्केड इफेक्ट जो सुबह ही पड़ा था, उसमें लिखा हुआ था जीएसटी के आने से 99.99% तक कास्केड इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स हट चुका है, पर 0.01% तो अभी भी लग रहा है। वो इसी की वजह से, देखो देखो बच्चों, वो इसी की वजह से है, टबैको की वजह से। टबैको पे आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी, दोनों। मतलब कुछ लोग तो हैं जो इस बोर्ड से उधर उस बोर्ड में उछल चुके इधर आ चुके हैं, है ना, और इसकी टांग दोनों में टक गई, ये दोनों में खड़ा है, इधर भी खड़ा है इधर भी खड़ा है, ये मरने वाला है भाई, ठीक, दो बोट में सवार होने वाला मरता ही है ना। तो क्या है, टबैको क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है आज, और जीएसटी भी उस पर लेवी होने लग गया। तो इसी ये टैक्स दोनों टैक्स इसी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट में 99.99% लिखा हुआ था कि अभी भी जीएसटी के आने से भी कास्केडिंग इफेक्ट पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुआ है, टैक्स पे टैक्स आज भी लग रहा है। ये टैक्स लगा देगा एक्साइज ड्यूटी, फिर उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, तो कास्केडिंग इफेक्ट हुआ ना। हाँ सर हुआ। रेस्ट ऑल गुड, बाकी सारे गुड्स पे अपना ओल्ड टैक्स रिजिम लगना बंद हो गई है। और प्यारा खूबसूरत सा बच्चा कौन आपका, देखो कितना सुंदर लग रहा है, जीएसटी, है ना, जीएसटी, तो जीएसटी लगना लगेगा, ठीक है। सर ऐसे मजाक मत करो। फाइनली 4 पिलर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के मेन 4 स्तंभ जिनके दम पे जीएसटी खड़ा है, ठीक है, जिनके 4 दम जिन पे जीएसटी खड़ा है। तुम्हारे 4 स्तंभ सर कौन, सर मम्मी पापा, फ्रेंड्स एंड फैमिली। सर फैमिली में मम्मी पापा के नहीं, ब्रदर सिस्टर, ये सारे तुम्हारे भी तो ऐसे 4 स्तंभ है, ऐसे जीएसटी के भी 4 स्तंभ है। जीएसटी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, मल्टीपल टैक्सेस से निजात दिलाई, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के नाम से इंट्रोडक्शन हुआ। तो एक स्तंभ, तो एक मजबूती तो इसको देती है कि इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस नहीं है, सिर्फ एक ही कंप्लायंस है, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी। पूरे भारतवर्ष में एक ही टैक्स लग के चल रहा है, जिससे चीजों की प्राइसेस में भी यूनिफॉर्मिटी आती है। इससे जैसे पेट्रोल पे आज भी वैट लग रहा है ना, तो आपको दिल्ली में पेट्रोल के रेट अलग लगेंगे, जयपुर में अलग मिलेंगे, और 10 जगह जाओगे अलग अलग मिलेंगे, पर जीएसटी जिस पे भी लगता है, जैसे है ना, उस पे आपको चीजों की प्राइसेस में ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। अगर पेट्रोल पे भी एक ही जीएसटी लगता तो पेट्रोल भी यूनिफॉर्मिटी कहीं ले लो पूरे इंडिया में एक ही रेट से मिलता। तो मल्टीपल प्रोसीजर नहीं, वन प्रोसीजर है। कास्केडिंग इफेक्ट पूरी तरह नो कास्केडिंग इफेक्ट अप टू 99.99% तो हटा ही दिया। डबल टैक्सेशन भी इसने हटा दिया। ये दोनों तो एक ही पॉइंट होते हैं, तो 4 के 3 ही स्तंभ है, हाँ कैसे भी कह लो। एक स्तंभ तोड़ दिया, हिरण्यकश्यप अपने भगवान नरसिम्हा उसमें से निकल चुके ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, क्या क्या बोलते हो ना सर आप, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, हाँ बेनिफिट्स करेंगे, एग्जाम में पूछेगा सर, बिल्कुल भी नहीं, कतई ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। एग्जाम में पूछ लेगा तो, पर यहाँ तो पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाएंगे जिससे तुम्हारा दिमाग खुले। ओ मेरे घोचुओं, इतना मत पढ़ना, इतना कम मत पढ़ना कि सिर्फ एग्जाम पर्पस से पास हो, और एग्जाम में पास होने के बाद तुमको दुनिया बोले तू प्रोफेशनल है, तू प्रोफेशनल है, तेरे को कुछ तो पता नहीं है, क्योंकि आपने तो सिर्फ एग्जाम पर्पस से पढ़ा है। तो प्लीज अपनी और मेरी इज्जत दोनों की बनाए रखना। पढ़ाई तो बहुत इजी है ही आपकी, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें और सुन लो। देखो जीएसटी के आने से कुछ फायदे है ना, कोई कल को आपको बहस कर ले कि जीएसटी से आने से नुकसान है, तो आप उसको फायदे गिनाना। क्या क्या फायदे हैं, मल्टीपल टैक्सेस, नाउ वन टैक्स वन नेशन, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल कंप्लायंसेस खत्म हो गए हैं, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है, डबल टैक्सेशन खत्म हो गया है, नो यूनिफॉर्मिटी अमंग लॉज, पहले नहीं थी, अब तो है। नो यूनिफॉर्मिटी अमंग ओल्ड लॉज लिख लो यहाँ पे, नाउ वन लॉ विद ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी। लास्ट पॉइंट है आपका नो इवेजन ऑफ टैक्सेस टू द एक्सटेंट विच लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। पहले टैक्स की चोरी ज्यादा हुआ करती थी, जीएसटी के आने से चीजें कॉमन है तो पकड़ में जल्दी आती हैं, तो आपके ऑफिसर के भी, तो इसलिए टैक्स की चोरी होना भी कम हो गई, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का पैसा बढ़ गया है। मोreover, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी देयर विल बी ए मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एंड जीएसटी इज अ विन टू विन सिचुएशन टू ऑल। जितने की भी विन टू विन सिचुएशन, क्यों, जितने का भी आप टैक्स चुकाओगे तो आप उतने की उतनी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। पहले क्रेडिट नहीं मिलती थी, विन टू विन सिचुएशन, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट हुआ ना, इसलिए ये हुई है। सर थोड़ा बहुत और, सर ये क्या है जीएसटी की क्या कहूं मैं आपको, जन्म पत्री है,
ये जीएसटी की जन्म पत्री है। आपको आपकी जन्म पत्री मालूम है? नहीं, इतने बड़े हो गए ना। हाँ, तो जीएसटी भी बिना जन्म पत्री के सीख लेते हैं अपन। क्या मतलब है? कब आया था? 1954 में फ्रांस ने लगाया था, पहले सोचा गया था ये और वो। ठीक है, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब एक कॉन्सेप्ट है जीएसटीएन। थोड़ा रुको बाबूजी, धीरे चलना। जीएसटीएन थोड़ा रुक के, क्योंकि इसके बाद आपको जीएसटीएन कोई नहीं बताने वाला। पूरे फाइनल हो जाएगा, पूरे पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी, पास हो जाओगे एग्जाम्पशंस के साथ। और सर आपके मुंह में सरस्वती है, कभी कभी बैठती है तो आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ बिल्कुल, मैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पशंस के साथ पास हो जाओगे, 8-10 लाख का पैकेज लग जाएगा। पर जीएसटीएन कोई बताएगा ही नहीं अगर आज नहीं सुना तो जीएसटीएन सर आप बता दो फिर क्या होता है। हम ध्यान से सुन रहे हैं। जीएसटीएन क्या होता है? ये जीएसटी से अलग है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीएसटी और जीएसटीएन क्या एक ही चीज है? नहीं, जीएसटी तो बच्चों एक लॉ है, ये एक कंपनी है। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी ले आया, गवर्नमेंट ने जीएसटी का इंट्रोडक्शन कर दिया 2017 जुलाई 2017 से मार्केट में कि चलो टन 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 बैल बज गई है, अब से मार्केट में जीएसटी लगी होगा और वैट की छुट्टी। ठीक है, अब जीएसटी को एक पोर्टल बनाना है जिसपे सारे आपके बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, आए गवर्नमेंट की साइट पे आए, अपना रजिस्ट्रेशन ले। वो पोर्टल कौन रन करेगा? तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई जिसको कहते हैं जीएसटीएन। गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई, गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है और टैक्स पेयर्स की भी हेल्प करता है। वो कंपनी का नाम है जीएसटीएन। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ जीएसटीएन का कोई मतलब नहीं है। जीएसटीएन एक मीडिएटर है किसके बीच का? टैक्स पेयर्स के बीच का, आप लोगों के बीच का और गवर्नमेंट के बीच का। गवर्नमेंट ने तो लॉ लिखा, अप्लाई करवाने का काम भी गवर्नमेंट का ही ऐसे तो, पर कोई मोड चाहिए था ना जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट हो चुके। वो इस कंपनी ने किया, जीएसटी कंपनी ने किया। जो पोर्टल होता है ना जीएसटी का पोर्टल, गूगल पे जाके देखोगे जीएसटी पोर्टल, तो वो जो पोर्टल आया हुआ है, वो पोर्टल जिसने बनाया वो जीएसटी कंपनी है। उस पोर्टल को डे बाय डे उसमें से बग्स जो आते हैं डे बाय डे पे जो रिमूव करता है वो जीएसटी कंपनी है। और जीएसटी कंपनी को ये सब करने का पैसा कहां से? पैसा तो जरूरी है ना, पैसा कहां से मिलता होगा? गवर्नमेंट से मिलता होगा, उसको सारा पैसा गवर्नमेंट से मिलता है। तो आओ पढ़ते हैं। जीएसटी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, अ कंपनी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट इसका उद्देश्य गवर्नमेंट को सर्विस देना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है। तो फिर पैसे क्यों ले रही है गवर्नमेंट से? अरे जो काम कर रही है उसमें खर्चा तो आता होगा। सर बहुत जल्दी बोल रहे हो, क्योंकि क्लासेस डेमो है, क्योंकि क्लासेस का मेन इंट्रोडक्शन क्लासेस है यार, है थ्योरेटिकल क्लासेस है। थ्योरेटिकल क्लासेस को कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे थोड़ा ना बोलूंगा। जब आपके न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन शुरू हो जाएगी, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो ये थोड़ी अपनी जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वक्त ज्यादा ना ले ले, टाइम ज्यादा कंज्यूम ना कर ले, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, मेरी एक्चुअल स्पीड स्लो है। ठीक है ना? बोल लो सर, बोल लो, अपनी ओरिजिनल स्पीड पे आ जाओ। अभी जो आपने फास्ट मोड अप्लाई कर रखा है उस पर आ जाओ, जिससे ये टॉपिक कम टाइम ले। हाँ ठीक है। तो जीएसटी ने आपको क्या बताया? एक सर्विस पोर्टल है, एक पोर्टल जो कंपनी ने बनाया हुआ है, गवर्नमेंट के और टैक्स पेयर्स के बीच में आती है जो, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसको पे कौन करती है? गवर्नमेंट। बोथ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग टू जीएसटी। बोथ द गवर्नमेंट मतलब आपकी सेंट्रल और आपकी स्टेट। लिख लो आज लिख लो, एग्जाम में नहीं भी आएगा तो भी क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन तो है। अगर अरे आपका सीए सीएमए का काम ही क्या है? ये डीटी आईडीटी तो काम है, ठीक है ना? यही नहीं आएगा तो फिर क्या काम आएगा अपने? इसलिए इनके बारे में तो डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। लिख लो, जीएसटी प्रोवाइड जीएसटी पोर्टल सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। बिल्कुल सही है। फैसिलिटी ऑफर्ड बाय जीएसटी एंड जीएसटी पोर्टल आर एस फॉलो। ये लो, रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिसबर्समेंट, जो भी जितने भी सारे काम यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, जितने भी सारे काम पोर्टल पे होते हैं वही तो फैसिलिटीज है। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। रुको मत सर, इन चीजों पर रुको मत। हाँ बिल्कुल, गुड बच्चे। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, क्या लिखा हुआ है इसका? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर इज ए जीएसपी। ओ ये क्या होते हैं सर? ऐसा है, अब तो ये कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, पर जब जीएसटी नया आया था तो टैक्स पेयर्स को ऐसे लोग चाहिए थे जिनको जीएसटी आता हो। टैक्स पेयर्स को, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपने मार्केट में काम धंधा किया है, मार्केट में जीएसटी के नाम से टैक्स कलेक्ट किया है, और वो टैक्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं, क्या सारा लॉ है, कैसे टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, कितने परसेंटेज पे लगेगा, ठीक है ना? और कौन सी चीज़ें एग्जाम्पशंस में, कौन सी नई चीज़ें नहीं है, ये आप सब लोगों को नहीं मालूम है। प्रोफेशनल्स की कमी है। तो जीएसटी पोर्टल्स ने एक आदमी की सुविधा दी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। कुछ ऐसे सीएस को, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को रजिस्टर्ड करके साइट पे उनका नाम दिया, जिससे कि वो बिजनेसमैन की हेल्प करके चले। तो उनका नाम है क्या?
वो जो रजिस्टर्ड लोग साइट पे दिखने लगे उनका नाम क्या है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है सर। आगे कुछ एक और टर्म लिखी हुई है एएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। और एएसपी क्या होता है आपका, ये देखो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अगर एप्लीकेशन चलाने में कोई दिक्कत आई गई, मतलब वो पोर्टल चलाने में कोई दिक्कत आ गई, तो फिर कौन मदद करके चलेंगे, जीएसटी की एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। और जीएसपी किसकी सुविधा करके चलेंगे, ये आपके टैक्स पेयर की। और एएसपी किसकी हेल्प करके चलेगा, आपकी जीएसटी कंपनी की। सर दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है क्या, दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही एग्जाम में कभी कतई नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। आगे कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यहां से एग्जाम में कभी कभी जब एग्जामिनर का थोड़ा सा आप लोगों से नाराज होता है, जब यहां से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा बहुत नाराज होता है जब थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेस, अभी तक तो बिल्कुल भी कतई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। यहां से एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पेपर आ सकता है। सर ठीक है 2 से 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या जाता है। अगर अभी आज 5 से 10 मिनट डिवोट करने पे 2 से 3 नंबर आ जाएंगे। देखो पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से मेरी बात सुनो। आपका दिमाग किस तरह से प्रोसेस करता है बच्चों, आपका ही नहीं मेरा भी, हम सबका, हम ही सभी का ह्यूमन ब्रेन किस तरह से प्रोसेस करता है। पहले तो हम दिमाग से ये जज करते हैं कि जो ये चीज मैं पढ़ रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट कितनी है, या सर ऐसे पढ़ा रहे मेरे को तो नहीं पढ़नी। देखो ये बात पर यकीन करो, अगर तुम ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम बता रहा हूं, अगर तुम इस तरह से इस अप्रोच से पढ़ोगे ना कि बस हमको तो गुड्स एंड सर्विस आएगा जब से मैं ध्यान देना लगूंगा, तो चाहे ये कितना भी आसान हो, चाहे ये कितना भी आसान हो, ये तुमको समझ में नहीं आना। और जबकि ये इतना आसान है, तो दिमाग की अप्रोच ये रखना क्लासेस में, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, हाँ सर को एक्सपीरियंस्ड है, सर तुमसे बड़े हैं, तो सर को इतना तो पता है ना कि किस चीज़ को टाइम देना है और किस नहीं, इसलिए तो तुमको सर की जरूरत है, इसलिए तो तुम सर के पास आए हो, अपने सर के पास यकीन रख के कि सर आप हमारी नैया पार लगाओगे, आप हमें जीएसटी में एग्जाम्पशन दिलवाओगे। तो अब मेरी बात मानो, मेरी क्लास में भरोसा रख के मेरे पास आए हो, तो इतनी बात मेरी मानो कि जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ाने से पहले मैं उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। अब मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी ना, 2 से 3 नंबर का आएगा। तो पॉजिटिव अप्रोच रखनी है हर एक बच्चे को अलर्ट रहना। और एक प्लीज, क्लास में बैठे हो, यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट दे रहे हो, दिमाग को कंट्रोल करो यार, दिमाग को कंट्रोल करो, ये बड़ा शैतान है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा ना, मन बड़ा चंचल है, बार बार भागता है, तुमको बार बार पकड़ के लाना है, बार बार भागता है, बार बार पकड़ के लाना है, और आपको क्लास में ही दिमाग लगाना है, वरना इन क्लासेस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास कर लेते हैं, पूरी क्लास कर लेते हैं और दिमाग उनका कहीं और होता है, उनको पूरा जीएसटी समझ में नहीं आ रहा होता। अब क्लासेस की स्ट्रेंथ के कारण वो नाम, अब वर्चुअल मोड हो रहा है, आप और मैं फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं तो नहीं पता सकता ना कैमरे में किस बच्चे का दिमाग किधर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लासेस में आओ तो इसलिए वेलकम है। जो भी बच्चा फिजिकल मोड पे क्लास ले सकता है वो फिजिकल मोड पे ही आए, इससे बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा। एक तो मेरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक मैं आपको जानूंगा, पहचानूंगा कौन हो आप, है ना, और आपको क्लासेस भी बेहतर मोड पे समझ में आएगी। दिमाग क्लासेस में आने से यहीं पे रहता है और वर्चुअल मोड पे पढ़ने से दुनिया में घूमता है। लैपटॉप में चल रही है क्लासेस, पर अपन भ्रमण कर रहे हैं पूरी दुनिया का, नारद मुनि हो रहे हैं, नारायण नारायण, ठीक है। इसलिए क्लासेस में ही बैठना है दिमाग के साथ, सिर्फ बॉडी के साथ नहीं, दिमाग के साथ। तो 2 फंक्शंस बताए मैंने, एक तो मेंटली प्रेजेंट करना रहना है, और दूसरी बात जिस पे भी मैं एम्फेसिस करूं उस चीज को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। नेगेटिव अप्रोच नहीं, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, सर बोल रहे हैं तो, और मेरे को करके चलना है। क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम में चीजें आफत लगती है, वो हर चीज तुम्हें आफत लगेगी रिवीजन के टाइम में जो तुमने मेरे साथ ध्यान नहीं दिया। जो जिस पन्ने पे तुम्हारी खुद की हैंडराइटिंग में नहीं लिखा हुआ ना, मेरे से पढ़ाते पढ़ाते जो जिस तुमने अपने पन्नों पे अपनी हैंडराइटिंग से नहीं लिखा ना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वो हर चीज बाद में तुम्हें आफत लगेगी और तुम देखना उसको छोड़ के चले जाओगे। एग्जाम में जब कल एग्जाम होगा और आज तुमको पूरा कोर्स रिवाइज करना होगा, जिस पन्ने पे नहीं लिखा हुआ होगा ना तुम्हारे हाथ, उसको छोड़ के चले जाओगे। उससे 3, 4, 5 नंबर का पेपर आ गया तो, और तुम्हारे 40, 35 आ गए और 40 आने वाले हो सकते थे उससे तो, या फिर 55 आ गए, 60 आ जाते तो बहुत एक नंबर की इंपॉर्टेंस है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब लेक्चर खत्म, अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल लिखा हुआ है यार, आर्टिकल नंबर 246A, 269A, ये 2 आर्टिकल, और आर्टिकल नंबर 366। सर ये हमने ना सिविक्स में बचपन में 6th क्लास में तीनों आर्टिकल का नाम दर्शन देखा हुआ है, तो याद नहीं है, पर हमें हल्का हल्का हमारा दिमाग घंटी बजा रहा है कि कहीं तो देखा है बीड़ू तूने, कहीं तो देखा है। हाँ तो मैं बीड़ू मैं बता रहा हूँ ना, तूने कहाँ देखा बेटे? मैंने तूने देखा है आर्टिकल नंबर 246 सिविक्स क्लास, सिविक्स जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आती थी वहां देखा है कि लॉ कैसे लिखा गया है। ये वापस से अपने यहाँ पे आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी, क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैव सिमिलरिटीज, बराबर पावर है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी।
सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की कोई लॉ लिखना हो, वो चार चीजों से जीएसटी बनाता ना, कौन कौन सी चीज से? सेंट्रल, स्टेट, यूनियन और आईजीएसटी। तो आईजीएसटी की बात नहीं कर रहे, इन तीन की बात कर रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट और यूनियन। इन तीनों पे लिखने की पावर, लॉ बनाने की पावर दोनों गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट के गवर्नमेंट के पास बराबर, साइमल्टेनियस, मतलब यहां लिखो इक्वली पावर है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी फॉर इंट्रा, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाईज। एक राज्य की बात होगी जब, पर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जा रहा है तो फिर स्टेट से पावर छीन के किसको दे दी है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद, वो चौथा पिलर कौन था जीएसटी जिससे चार चीजें बनता? आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी के ऊपर जो भी लॉ लिखना होगा उसमें स्टेट को इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा। जब आईजीएसटी की शादी होगी, जब किसी भी चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है? किसको बुलाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली आएगी, अकेली बैठेगी और आईजीएसटी का लॉ डिसाइड करेगी। मतलब आईजीएसटी का लॉ डिसाइड करने में स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं मिलती। ठीक है सर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक और चीज क्लियर कर रहा है। क्या क्लियर कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज यहां पे क्लियर कर रहा है कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं लेवी होगा। जब ये गवर्नमेंट चाहेगी, जब सेक्शन नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246A, संविधान की आर्टिकल लिस्ट नंबर 246A आपको अलाउड करेगा कि इन 5 चीजों पे जीएसटी लगा दो, तब लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे। कौन सी 5 चीजें सर? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मोटर स्पिरिट्स, एविएशन टर्बाइन would be covered under the ambit of GST from the date which is recommended by GST Council। मतलब ये 5 पेट्रोलियम तरह के प्रोडक्ट कौन कौन से? क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। याद करना है क्या? नहीं, सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलोगे तो भी चलेगा। मतलब अलग अलग तरह के पेट्रोल ही तो होता है, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल होता है, एक मोटर स्पीड होती है, एक नेचुरल गैस एलपीजी वगैरह होती है आपकी, एक एविएशन टर्बाइन, एयरप्लेन में अलग तरह का फ्यूल डलता है, तो वो फ्यूल। तो इन 5 पे जो ये फ्यूल वगैरह की 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इन पे जीएसटी अभी नहीं लगता, इन पे जीएसटी अभी तक एम्बिट नहीं हुआ है। कब होगा? जब से भी जीएसटी को सही लगेगा, जब से जीएसटी काउंसिल को सही लगेगा। सर जीएसटी काउंसिल अभी तक आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, कुछ देर और रुक जाओ, आने वाला है जीएसटी काउंसिल क्या होता है। दूसरी एंट्री पढ़ रहे हैं अपन, आर्टिकल नंबर 269A। ए क्या बोलती तू? तो ए क्या बोलती है? ए क्या बोलती है? ए बोलती है, एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर, अकेले के पास पावर है टू मेक द लॉ विद रेस्पेक्ट टू आईजीएसटी। जब भी आईजीएसटी की शादी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली आएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली आएगी और पावर यूटिलाइज करेगी और लॉ बना के चली जाएगी विद ऑन रेस्पेक्ट टू इंटर, एक राज्य से दूसरे राज्य, राजस्थान से यूपी, एक राज्य से दूसरे राज्य की बात होगी जब आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली आएगी और इंटरस्टेट सप्लाईज पे लॉ बना के चली जाएगी। आईजीएसटी विल बी पेएबल टू सीजी ओनली, सारा का सारा टैक्स जब आईजीएसटी लगेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य पे माल जाएगा, राजस्थान से यूपी में माल बिक जाएगा, तो सारा का सारा जो टैक्स का कलेक्शन होगा राजस्थान में, यूपी वाला देगा राजस्थान को, राजस्थान सरकार, राजस्थान का सप्लायर, टैक्स पेयर किसको टैक्स, सारा का सारा टैक्स का किसको जमा करा देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये तो लिख रहा है आईजीएसटी विल बी पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा 100%, हाँ 100%, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन 50%, उसमें से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% अपने पास रखेगी और 50% दूसरे किसी स्टेट को दे देगी, राजस्थान को या यूपी को। अब वो डिसाइड किस चैप्टर में होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में जाकर डिसाइड होता है कि आईजीएसटी लगा, आईजीएसटी में 100% पैसा किसके पास आया? सेंट्रल के पास आ गया। इसमें से सेंट्रल ने 50 रुपए तो अपने पास रख लिए, 50 रुपए वो दूसरे किसी राज्य को देगी, पर किस राज्य को देगी ये अपन प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में देखेंगे, ये अपन प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन मार्क, आगे बढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे बिंदु बताए थे सुबह, बिंदु बताए थे ना सुबह, ये वाले, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, बचपन में करते थे जो पेपर में भी आते थे तुम बच्चों के लिए, ये मिलाओ। तो अभी तो सिर्फ अपन बिंदु मिला रहे हैं, ये बातें पूरा का पूरा 2 कब बन जाएगा अपन को पता भी नहीं चलेगा और आपको पूरी का जीएसटी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या कहा कि आईजीएसटी पे पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पैसा खुद की जेब में रखती है और 50% पैसा किसी राज्य को देना है। तो कौन से राज्य को देना है ये पता कैसे चलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से पता चलेगा। गेट इट? हाँ सर। फिर आता है आर्टिकल नंबर 366। आर्टिकल नंबर 366, इसमें क्या लिखा हुआ है? जीएसटी मींस अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो मतलब इसमें गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन लिखेगा। ये बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 366 बोल रहा है आपसे, है ना, कि देखो वो दोनों ए थे, इसमें ए नहीं है,
तो आर्टिकल नंबर 366 आपको इज्जत से बात कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस पे लगूंगा मैं, लग जाऊंगा। जीएसटी किस पे लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा किस पे? गुड्स एंड सर्विस पे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पे लग जाएगा तो उसके लिए गुड्स और सर्विस पता होना जरूरी है। भाई ये मोबाइल, ये पेन, ये माइक, ये मेरा शर्ट, ये गुड्स है या सर्विस है? तो इसके लिए, और क्या दोनों ही नहीं है, तो इसके लिए गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन लिखी जाएगी, जो कि यहाँ लिखी गई है, जो आर्टिकल नंबर 366 में लगी गई है। अगर कोई चीज गलती से ना गुड्स हुई ना सर्विस हुई, अगर कोई चीज गलती से ना गुड्स हुई ना सर्विस हुई, तो उस पर जीएसटी लेवी हो जाएगा क्या बच्चों? उस पर जीएसटी लेवी हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों, उस पर जीएसटी लेवी नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी लेवी सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा? गुड्स पे या सर्विस पे। अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस होने से छूट गई, अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस होने से छूट गई, तो उस पर फिर जीएसटी ही नहीं लगेगा। एक सेकेंड, फिर उस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बात बोली हुई है, एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वहां ऊपर तो सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोले थे, और इसके बाद आपने एक चीज और बता दी, क्या? कि ये किन 5 चीजों पे नहीं लगेगा? एल्कोहलिक, मतलब दूसरी चीज क्या बताई? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए इसको क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। याद रखना पड़ेगा ये 5 बातें, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जीएसटी किस किस पे नहीं लग रहा। तो बाल खराब हो गए आपके? बाल खराब हो गए? बाल बना देते हैं अभी। तो जीएसटी अभी आपके इन चीजों पे नहीं लग रहा है। किन किन चीजों पे नहीं लग रहा है? किन किन चीजों पे आपका जीएसटी नहीं लग रहा है? गुड्स पे नहीं लग रहा है, मतलब आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं लग रहा है। अब क्या बता रहा है? अब वो गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन बता रहा है। अब वो गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन बता रहा है। ये पेन कैसे बदल गया मेरा? रुको एक सेकेंड बच्चों, इसको ठीक कर लें। बिगड़ी हुई चीजों को सुधार देते हैं ना, बच्चों भी सुधारे जाते हैं। यहाँ पे जो बिगड़े हुए बच्चे वो भी सुधारे जाते हैं। चैलेंज मत देना मुझको, हमको सुधार के दिखाओ। बिल्कुल ठोक पीट के सुधारा जाता है उनको यहाँ पे। स्कूल का मारना पीटना बंद नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन बता रखी है कि छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन मैं अच्छे से लेता हूँ चैप्टर नंबर 1 में। तो अभी क्यों पढ़ाऊँ? तो अभी तो सिर्फ आर्टिकल नंबर 366 में क्या बताया कि जीएसटी किस पे लगेगा? जो भी चीज गुड्स होगी या सर्विस होगी उस पर जीएसटी लग जाएगा। किसको छोड़ के? आपके अल्कोहलिक फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होगी उस पर जीएसटी नहीं लेवी होगा। ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये अपन ने क्लास नंबर 1 में पढ़ा था। क्लास नंबर 1 में सुबह सुबह अपन ने चीज कवर करी थी। अब आर्टिकल नंबर 279A आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर दुनिया में से, इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में से कुछ आ सकता है तो ये आ सकता है, ये आ सकता है। क्या है सर? तो सर पहले बताते ना हम पीछे 3 चीजों पे ध्यान नहीं देते। अरे ऐसे नहीं करना है ना। आप क्या सोच रहे हो? आपके दिमाग में कैपेसिटी कम है चीजों को याद रखने की। हाँ, यकीन करो आपके दिमाग में बचपन से लेके अब तक जितनी घटनाएं होगी ना सब फीड है। मेन कॉन्शियस में नहीं तो सबकॉन्शियस में फीड है। ठीक है? बचपन में छोटी छोटी क्लास में जो आपका फर्स्ट क्रश था, याद करो उसकी शक्ल याद आती है कि आंख बंद करके सब बच्चे याद करो। आ गई ना याद आ गई ना? तो सब कुछ फीड है आपके दिमाग में। तो ऐसा तो सोचो ही मत कि दिमाग में आपकी कैपेसिटी कम है। वो बचपन में था ना, एक कॉपी होती थी, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ी सी बात है ना। एक कॉपी होती थी और सेमेस्टर वाइज पेपर होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अपन क्या बनाते थे? एक नाव सी बनाते थे। फर्स्ट टर्म जब ओवर हो जाते थे और उस पर लिखते थे फर्स्ट टर्म ओवर, कि ये कोर्स अब सेकंड टर्म में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता था बचपन में, मेरे को ये किसी ने बताया नहीं दिमाग के पास पावर है, तो मैं ऐसे सोचता था कि दिमाग में इतनी कम रिटेंशन है कि पहले ये फर्स्ट टर्म का कोर्स भूलना पड़ेगा, मेमोरी साफ करनी पड़ेगी, तभी तो नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा पर है नहीं दिमाग के साथ। इसमें मन चाहा जितना चाह भर दो, जितना चाह याद कर लो, सब याद हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी अनंत है। कोई 5 GB 10 GB 50 GB की पेन ड्राइव नहीं है ये हार्ड डिस्क, जितना चाहो उतना भर दो। ठीक है? बस शर्त क्या है? रिवीजन से वो चीज फ्रेश रहती है। ठीक है ना? तो ऐसे डरना ही मत कि सर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, हमको याद नहीं देना, सब याद रहेगा तुमको। व्हाई इंडस्ट्री डिमांड्स एनी चेंज इन लॉ इन अप्रोच जीएसटी काउंसिल? तो आया नहीं सर ये जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल है क्या चीज? अभी आने वाला है। कोई भी चेंज अगर चाहिए होता है जीएसटी काउंसिल को,
तो वो किसको बताते हैं? जीएसटी काउंसिल को बताते हैं। इंडस्ट्री मतलब कोई भी बिजनेसमैन किसी भी लॉ से आघात है ना, परेशान है, विक्टिम बने हुए हैं, बोले जीएसटी का ये जो प्रोविजन है ना बड़ा परेशान कर रहा है, तो वो उस प्रोविजन की दुखद, वो जो प्रोविजन जो दैत्य उन्हें परेशान कर रहा है, उस दैत्य की शिकायत के लिए किसके पास जाते हैं? जीएसटी काउंसिल के पास जाते हैं। देखे ना पुराने सीरियल्स में जो देवतागण जाते हैं अपने भगवान के पास, तो जीएसटी काउंसिल के पास जाते हैं उस सेक्शन की शिकायत लेके कि ये सेक्शन बड़ा परेशान कर रहा है। अब ये सेक्शन बड़ा, तो जीएसटी काउंसिल हो सकता है उनकी बात सुने और भगा दे, बोले भगो भगो, ठीक है, बात सुने या भगा दे। सुनेगी तो आगे चलते हैं। फॉर द सेम सच मैटर इज डिस्कस्ड इन जीएसटी काउंसिल, फिर वो बात ली जाएगी जीएसटी काउंसिल से और डिस्कस करी जाएगी कि क्या करना है इस पर, अल्टीमेटली इसमें क्या चेंज लाना है जैसे ये सुटेबल हो जाए। आफ्टर डिस्कशन इफ फेवरेबल वोटिंग परसेंटेज दैट इज 75%, मतलब आपने लॉ में पढ़ा है ना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, 75% स्पेशल रिजोल्यूशन होता है ना, हाँ तो वो यही बोल रहा है अगर डिस्कशन के बाद एक स्पेशल रिजोल्यूशन 75% वोटिंग से पास होगा अगर फैसला, तो फिर वो उस लॉ में अमेंडमेंट आ जाएगा। मतलब वो जीएसटी काउंसिल 75% लोगों से अप्रूव होती है तो फिर वो बात आगे जाएगी कहां पे? पार्लियामेंट में। जीएसटी इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री आई किसके पास? जीएसटी काउंसिल के पास। जीएसटी काउंसिल ने उनका मुद्दा सुना, डिस्कस किया और 75% लोगों ने हाँ करी कि भैया लॉ में ये पर्टिकुलर चेंज आना चाहिए। वो चेंज लेके 75% लोगों ने जिस लॉ पे चेंज पे हाँ कहा है, वो चेंज लेके, अभी वो हुआ नहीं है, अभी लाइव ही नहीं हुआ है मार्केट में, वो चेंज लेके जीएसटी काउंसिल किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट में जाएगी। पार्लियामेंट में अगर वो अप्रूव्ड होता है तो फिर वो एक्ट में चेंज होकर इंडस्ट्री पे अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। तो 75% वोटिंग चाहिए, वेटेड। देन द प्रपोजल रिकमेंडेशन इज सेंट टू द पार्लियामेंट। एवरी डिसीजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स council shall be taken at a meeting by a majority of at least 75% of the weighted votes of the member present and voting. The vote of the central government shall have a weightage of 1/3. सेंट्रल गवर्नमेंट के वेट को 1/3 दी जाती है। अरे सर नहीं आ रहा समझ में। और स्टेट की वेटेज को 2/3 दी जाती है। कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। आफ्टर दैट फॉर्मेलिटी, कोई बात नहीं, ये बात समझ में नहीं आई तो अभी मैं समझा रहा हूं, तुम तो आगे चलो। आफ्टर दैट अ फॉर्मल नोटिफिकेशन इज इशूड द सेम। नाउ द चेंज विल बी इफेक्टिव and for industry and government 50% of the total member। ये लो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरम। कोरम एक बार सुना है? कोरम क्या होता है सर? कोरम ये होता है बच्चों कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा था तो मीटिंग बुलाएंगे, तो मीटिंग में 10 जनों को बुलाया तो कितने लोग आ जाएं, 10 में से कितने प्रेजेंट हो जाएं कि उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग मान लेंगे, उसको उस वर्ड को कहते हैं कोरम। तो नंबर ऑफ कोरम 50% ऑफ द टोटल मेंबर। अगर 10 को बुलाया था, 5 भी आ गए ना, तो मीटिंग जो भी डिसीजन लेगी उसको वैलिड माना जाएगा। अगर 3 ही आए, 4 ही आए तो फिर मीटिंग स्थगित होगी, एडजेंट होगी। और अगर 7-8 आ गए तो फिर 50% तो आएगा ही ना, कोरम वाले नंबर आ गए तो फिर इट्स ओके। तो 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के 50% लोग प्रेजेंट हो जाएंगे। शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एट इट्स मीटिंग। ओके सर, ये 2/3 1/3 वाली बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। ये लो, आओ समझते। मैं बोल रहा हूं कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं। देखो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं आपकी जीएसटी काउंसिल में। एक तो होता है आपका सेंट्रल का बंदा, एक तो होता है आपका सेंट्रल का बंदा। ये रहा सेंट्रल, ये ज्यादा खुश है ना जो, ये सेंट्रल का बंदा अकेला बैठा है जगह गिरेक के रोक के, ये है सेंट्रल का बंदा। और ये बाकी लोग जो हैं ये कहाँ के लोग हैं? ये स्टेट के लोग हैं। ये स्टेट के लोग हैं। तो ये कितने स्टेट कितने आपके पास? 31 स्टेट है, तो 31 ही लोग हैं आपके पास। 31 स्टेट है तो 31 ही आपके। 31 में से एक जना तो कौन सा आपका? सेंट्रल का है, और बाकी लोग 31 लोग कहाँ के हैं? स्टेट्स के। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ कितने लोग हो गए? स्टेट के 31, एक का 32, एक सेंट्रल का 32। तो 32 लोग से क्या बनी है? जीएसटी काउंसिल बनी है। तो अब कोई भी इंडस्ट्री टैक्स पे इंडस्ट्री किसके पास पहुंचेगी? जीएसटी काउंसिल के पास पहुंचेगी। किससे परेशान होगी? पहला पॉइंट ए फर्स्ट स्टेप ही यही है। कौन सा स्टेप है फर्स्ट? कि इंडस्ट्री परेशान होगी किसके पास पहुंची? जीएसटी काउंसिल के पास पहुंची। किस चीज से परेशान होगी लाडो? है बच्चों, किस चीज से परेशान होगी? जीएसटी काउंसिल परेशान होगी किससे पहुंची? किसी सेक्शन से परेशान होकर वो कहाँ पे पहुंच गई? जीएसटी काउंसिल के पास पहुंच गई सारी इंडस्ट्रीज। अब इसमें कितने लोग बैठे हैं? 32 लोग बैठे हैं। ये 32 लोग वोट डालेंगे। वोट कैसे डालेंगे? कि जो सेंट्रल का आदमी ये अपना एक वोट डालेगा और स्टेट का आदमी अपने 31 वोट डालेंगे। मान लो सेंटर के आदमी ने हाँ कहा तो कितनी परसेंट वोटिंग आ गई? 1/1 100। अब इसको वेटेज कितना दिया है? 1/3। इसकी बात को वेटेज कितना दिया है? इस पूरी टीम है उसमें से इसकी बात को वेटेज कितना दिया है? 1/3। वेट मतलब आपको वेट्स देते हैं ना, वेट्स देना, तो इसको वेट 1% दिया। तो ये कितने परसेंट वोटिंग आई इसकी तरफ से? 33% वोटिंग आ गई। अब मान लो इन 31 में से 25 लोगों ने ही हाँ किया। 25/31 इंटू 100, तो कितने लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? परसेंटेज आ गया। कितने लोगों ने हाँ किया? सर जितने भी लोगों ने हाँ किया। तो इसका बचा हुआ वेट किसको दे दिया? स्टेट को दे दिया, 2/3।
अब ये बताना कितना परसेंटेज आ जाता है। अगर ये 75% से ऊपर आ गया, अगर ये 75% से ऊपर आ गया, ये बात 75% से ऊपर आ गई, तो जीएसटी काउंसिल ने इसका मतलब क्या है, यस कहा है। और अगर जिसका टोटल 75% से कम आया तो मतलब इसका मतलब क्या है, जीएसटी काउंसिल ने नो कहा है। अगर जीएसटी काउंसिल ने अगर जीएसटी काउंसिल ने यस कहा है तो बात आगे कहां पहुंचेगी, फर्दर पार्लियामेंट में पहुंचेगी। और अगर जीएसटी काउंसिल ने नो ही कह दिया तो बस बात वहीं की वहीं रफा दफा, बात वहीं की वहीं रफा दफा। गेटिंग इट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ सर, गेटिंग इट। आगे चले, आगे चलो, थोड़ी सी शक्ल दिखा रखी है इसकी, दिखा देते हैं। ये पहुंचे इसके पास, इफ द प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ बाय द जीएसटी काउंसिल देन रिकमेंडेशन सेंड टू पार्लियामेंट। एक्सेप्ट कैसे होगा बता दिया, 75% वोटिंग से। वोटिंग कैसे होगी बता दी मैंने, 1/3 और 2/3 वेट कैसे देंगे। सेंट्रल को दिया है 1/3 का वेट, स्टेट्स को दिया है 2/3 का वेट। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने यही तो बोला, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो ये 1/3 2/3 जीएसटी काउंसिल यही पूछ लेंगे, कोरम यही पूछ लेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट के पास बात जाएगी, पार्लियामेंट में अगर नोटिस इशूड हो गया, पार्लियामेंट में भी सबको सर्वसम्मति मिल गई तो फिर वो एक्ट में लिख जाएगी वो बात, और एक्ट में लग के वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएगी, अमेंडेड प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे उसी इंडस्ट्री पे। तो उन लोगों को राहत मिल गई, रोने गए थे तो भगवान ने एक्शन लिया, वरदान दिया और ये सारा काम किया, और इन लोगों को अल्टीमेटली क्या मिल गई, राहत मिल गई। ये वो एग्जाम्पल दे रखा है, अपन ने कर लिया आर्टिकल नंबर, जीएसटी काउंसिल, ये सब अपन ने कर लिया। आओ 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 डेफिनेशंस पे आओ। अब तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस अब तो जीएसटी, पहले तो खिड़की में से झांक रहा था कि भैया आऊं आऊं आऊं, अगर एक जीएसटी भूत है, भूत तो नहीं है वैसे तो मजाक किया है वो। कई बार क्या होता है, आपने वो मूवी उसमें गए हो आप, पहले जयपुर में कहीं क्या है, स्कैरी हाउसेस नाम से एक जगह थी, उसमें भूत खड़े होते थे बच्चों को डराने के लिए, तो सिर्फ लड़कियां डरती थी यार। छोटे बच्चा भी 5 साल का लड़का भी है ना, वो नहीं डरता था, लड़कियां डर जाती थी, बड़ी बड़ी से लड़के तो बड़ी बड़ी डर जाती थी। क्यों? क्योंकि मजाकिया भूत है। तो मैं कहूं जीएसटी एक भूत है तो मजाकिया भूत है। जीएसटी आपका पूरा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत इजी सा कोर्स है यार। थैंक यू, आप मेरे पास पढ़ने आया है, टाइम तो बचाऊंगा मैं आपका। और आपको मैंने एक वादा भी तो किया है कि लगभग जीएसटी जानने की वजह से लगभग 1 लाख रुपए आप अपने पेरेंट्स के सेव कर लोगे आने वाले 1-2 साल में। तो जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, जीएसटी की आज जानकारी मेरे से लेके जाओगे तो अपने पेरेंट्स के 1 लाख रुपए जाओगे। मेरे को क्या फीस दिया आपने, छोटी सी फीस, उस फीस के बदले में मैं आपको ज्ञान तो दूंगा ही दूंगा, और आपके 1 लाख रुपए भी बचाऊंगा। और फिर आप जो एक्स्ट्रा कमाओगे वो अलग बात है, रिटर्न भर के रजिस्ट्रेशन करवा के लोगों का वो तो कमाओगे, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो जीएसटी तो बहुत आपका एकदम रेवेन्यू, कल आज सीखोगे 6 महीने बाद से रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएगा। तो अब तो इंपॉर्टेंस दे दो उसको। तो डेफिनेशंस में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी सीखने वाले अपन जो मेन लॉ की रीडिंग करेंगे जब काम में आएगी, और अगर उनको नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। पहली डेफिनेशन है आपकी एक्शनेबल क्लेम की। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, पेन को छोड़ते हैं यहीं पे, आपकी तरफ फेसिंग कर लेता हूं मैं। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? एक्शनेबल क्लेम एक कंटिंजेंट एसेट है, गुड्स है, गुड्स एंड सर्विस में से क्या है, ये गुड्स है। एक्शनेबल क्लेम आपका एक कंटिंजेंट एसेट है, गुड्स है, और होता क्या है सर? ये तो आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, होता क्या है ये बताओ। होता ये है मेरे बच्चों, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर से, एग्जाम्पल से एक्शनेबल क्लेम को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मार्केट में गुड्स बेचा है, नहीं, एक बैंक ने लोन दिया है, एक बैंक ने अगर लोन दिया है, क्या बोल रहा हूं, एक बैंक ने अगर लोन दिया है और बदले में क्या रखा है, किसी प्रॉपर्टी को कोलेटरल रखा है, गिरवी रखा है। सामने वाले बोरोवर ने, जिसने भी बैंक से लोन लिया है, उसने किस्तें चुकाना बंद कर दी, उसने किस्तें चुकाना बंद कर दी। तो अब बैंक के पास ये अधिकार है क्या कि बैंक उसकी कोलेटरल जो उसने रखी थी, प्रॉपर्टी जो उसने मॉर्गेज रखी थी, वो बेच के अपने पैसे रियलाइज कर ले? बिल्कुल है। आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, सर अनसिक्योर्ड लोन होता है क्रेडिट कार्ड, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, 3 लाख की लिमिट थी, 3 लाख की परचेजिंग कर ली, अगले महीने बिल आया 3 लाख रुपए का, आपके पास पैसे थे नहीं, क्रेडिट कार्ड की भी किस्तें बाउंस हो गई, 1 बार बाउंस हो गई, 2 बार बाउंस हो गई, आपके पास बैंक वाले पहले इज्जत से आए कि भैया पैसे दे दे, पैसे दे दे। तो बैंक के पास अधिकार तो है क्या आपसे पैसे निकलवाने का? बिल्कुल अधिकार तो है ही, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो, चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो। उस अधिकार को ही क्या कहा जाता है? एक्शनेबल क्लेम। बैंक के पास एक अधिकार है आपके खिलाफ एक्शन लेने का, और उस एक्शन के क्लेम निकलवा लेंगे, अपना कुछ अमाउंट निकलवा लेंगे, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। अगर
ऐसे करके बैंक कई बार जब लोन देती है तो मार्केट में एनपीए तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। एनपीए इकट्ठे हो जाते हैं, समझते हो? हाँ, लोन लोग किस्त चुकाने से मना कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते ही होते हैं जो एनपीए कर देते हैं बैंक का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो, ठीक है। तो अब बैंक के पास उनके खिलाफ जो अधिकार है एक्शनेबल क्लेम कहेंगे उस चीज को। अब अधिकार किस चीज का है? पैसे रिकवर करने का। चाहे तो बैंक उस अधिकार को बेच भी सकती है, किसको? फैक्टरिंग कंपनी को, एजेंसी, फैक्टरिंग रिकवरी एजेंसी इस कंपनी को, कि भैया हमसे तो पैसे निकलवा नहीं जा रहे, तू निकलवा ले, तू निकलवा के हमें दे दे, इसके बदले में हमसे कुछ रुपए ले लेना। रिकवरी एजेंट्स, क्रेडिट कार्ड की एक बार किस्तें बाउंस करके देखो, रिकवरी एजेंट्स को अच्छे से जान जाओगे, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। एक काला गड्ढा निशान होगा यहाँ पे फिर पहचान तो जाओगे कि रिकवरी एजेंट्स कौन से होते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम कुछ मतलब उनके पास कोई प्रॉपर्टी, कुछ अधिकार तो होना चाहिए ना आपसे पैसे रिकवर करवाने का, उसी को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो क्या सर ये जितना आपने बताया वही एक्शनेबल क्लेम है, या और कोई भी कुछ एक्शनेबल क्लेम होता है? और भी चीजें एक्शनेबल क्लेम होती है मेरे प्यारे से बच्चों, और भी चीजें होती है, जैसे कि आपका ये सारा, फॉर एग्जाम्पल बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। आपने कसिनो में जाके 2 करोड़ रुपए जीत लिए, तो अब 2 करोड़ रुपए लेने का आप अधिकार रखते हो या नहीं रखते हो? बिल्कुल सर, हम कसिनो ओनर से 2 करोड़ रुपए अगर हमने जीते हैं, अगर हारते तो वो 2 करोड़ हमसे ले लेता, अगर हम जीते हैं तो 2 करोड़ हम लेंगे उससे। तो वो जो बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी करके जीते हो वो भी एक्शनेबल क्लेम है, वहां पे भी आप अधिकार रखते हो सामने वाले से रुपए निकलवाने का। पेंडिंग लिटिगेशन, किसी कंपनी के ऊपर किसी ने कोई पेंडिंग लिटिगेशन के कोई केस कर दिया, तो जिसने केस किया है उसके पास क्या है? एक एक्शनेबल क्लेम है कि कंपनी से पैसे निकलवाने का। इंश्योरेंस क्लेम, अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया था और उसका एक्चुअल में जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस लिया तो गाड़ी में सच में ठुक गई, तो अब उस व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास क्या है? एक्शनेबल क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवाने का। अनसिक्योर्ड डेब्ट्स, जैसे कि बैंकिंग का एग्जांपल दिया है मैंने, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब एक अधिकार पैसे रियलाइज कराने का इज क्या है? आपका एक्शनेबल क्लेम है। इन सिंपल वर्ड, एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ कंटिंजेंट एसेट, ठीक है। हाउएवर अंडर द जीएसटी रिजीम, एक्शनेबल क्लेम कैन बी रियलाइज्ड टू बैटिंग, लेटिंग, ग्रोमी अलोन विद द regarded as supply of goods. Rest of the form of external claim will not be treated as supply of the goods. इस बात को अभी कोई रेलिवेंसी नहीं रखती है। राइट हैंड साइड आपकी कोई रेलिवेंसी नहीं रखती है, लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेशन की रेलिवेंसी रखती है। राइट हैंड साइड को लिख दो, ये तो सप्लाई के चैप्टर में पढ़ लेंगे, टू बी रीड इन सप्लाई चैप्टर। राइट साइड को लिख दो, टू बी रीड इन सप्लाई चैप्टर, पर डेफिनेशन क्या है वो लेफ्ट साइड में आपकी लिखी हुई है। और बताओ, और बताओ, आ रहा है समझ? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, वो मतलब तुम दीपिका पादुकोण हो तो मैं शाहरुख खान हूँ, और तुम मेरा क्रश हो, तुम सभी बच्चे है ना, तुम मेरा क्रश हो, और तुम्हें मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ तुम बोर हो जाओ। तो ओम शांति ओम देखी किसी ने, तो बार बार उससे पूछता है तुम बोर तो नहीं हो रही, तो बस मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ तुम बोर तो नहीं हो रही, ठीक है ना। बोर हो जाओगे तो छोड़ के चले जाओगे ना मेरे को, तो वो दीपिका पादुकोण छोड़ के चली जाएगी ना शाहरुख को, तो वो क्या बोलती है? बिल्कुल नहीं बोर हो रही। तो तुम भी ऐसे बोलो, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे सर, ठीक है। हाँ सर। सेकंड, एड्रेस ऑफ डिलीवरी हो गया अपना एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम सर अपने पास हो गया। अब एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ओहो सर, ऐसा है कि इतनी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। चलो एक बार इसको जूम आउट करते हैं और एक बार देखने की कोशिश करते हैं ये डेफिनेशन है कितनी बड़ी। अब देखो, ये आपकी डेफिनेशन है, ये चलती जाएंगी, ये डेफिनेशन आपकी चलती जाएंगी। 9 पेज नंबर बदल गए, ये आपके पेज नंबर पता नहीं कब तक डेफिनेशन चलती जाएगी। तो क्या सर हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं सर बच्चों, हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बस कुछ ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में वापस से यहीं पे रोक रहा हूं, डेफिनेशंस पे अपन ने सिर्फ एक्शनेबल क्लेम पढ़ के रोक दिया, और पूरी जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई अब तक तो आ गई होगी। लो 70 नंबर की आपकी डेफिनेशन आ गई। और देखें, और देखते हैं। इतना भी बोर नहीं करूंगा मैं तुमसे, तुम मतलब झूठ ना बोल पाओ मेरे से, तुम हो तो रहे होंगे, पर अभी तो तुमने झूठा मन रखने के लिए बोला ना, यस सर बोर नहीं हो रहे, तो ऐसे तुमको सच में कहीं बोर ना हो जाओ कि तुम जैसे झूठ बोल सच बोलना ही शुरू कर दो, इतना तो मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस ज्यादा ही हैं। फिर सर्कुलर्स हैं, डेफिनेशन अंडर आईजीएसटी, ये अलग, तो यहाँ पे सीजीएसटी खत्म होगा 120वीं डेफिनेशन पे, और फिर आईजीएसटी की अलग है। तो क्या सर हमें पहले सच बता दो, हमको डरना है, रिलैक्स बैठना है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको स्किप करवाएंगे। सर स्किप कराओगे मतलब एग्जाम में आ जाएगी? तो अरे एग्जाम में आएगी नहीं, तभी तो स्किप कराएंगे, है ना। तो डेफिनेशन इररेलेवेंट पार्ट है। इनमें से कुछ डेफिनेशन मुश्किल से 10 से 15 डेफिनेशन उनको पढ़नी है बस,
ठीक है, बाकी सारी की सारी स्किप है, कोई काम की नहीं है। सर अंगूर खा लो अपना। हाँ, तो बस इतनी सी बात है। लो डेफिनेशन भी निकाल देता हूं। फिर क्या आता है अपना, फिर क्या आता है अपना सर, देखते हैं कुछ तो आएगा ही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी पोस्ट, ये भी भूल जाओ भाई, आपको याद करनी है क्या कि जीएसटी में पोस्ट कैसे होती है। सबसे नीचे बस ये हिरार्की है, ये एक हिरार्की है जो अप साइड डाउन टू अप जाती है। ये ए नंबर का जो आदमी है जो सबसे ऊपर का ऑफिसर है जीएसटी की दुनिया का, और जो आई नंबर का आदमी सबसे नीचे का ऑफिसर है जीएसटी की दुनिया का। ये हिरार्की अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेवल करती है, ऐसे कुछ अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे इनकी पोस्ट जैसे ऊपर जा रही है, पोस्ट हैवी होती जा रही है। याद करना है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये याद नहीं करना। तो ना एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट याद करना, ना कुछ याद करना। तो सर फिर लिखा क्यों है? लिखना तो सब कुछ पड़ता है, एक बुक बनाते वक्त सब कुछ ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां तक आ गया, मेरे को डेफिनेशंस पढ़ानी है बच्चों, 10 से 15 डेफिनेशन मेरे को कवर करानी है। बस मैं तो आपको कोर्स की झलक दिखा रहा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो चैप्टर नंबर 1 है, उससे पहले तो सब बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें टाइम तो उठने लेती है, बेसिक चीजें तो यूं खत्म हो जाती है। और जिसमें से भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आर्टिकल नंबर 366, वो मैंने आपको बता दिया था, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में वोटिंग और जीएसटी काउंसिल का कोरम पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेफिनेशंस में से अपन ने एक्शनेबल क्लेम पढ़ा, बाकी अपन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर। और क्या कहूँ प्यारे बच्चों आपसे, हैं, लव यू। झूठ नहीं, झूठ तो नहीं कह रहा मैं। मेरे को अपनी सारे बच्चों से बैच में बहुत, शुरुआत जब बैच होती है तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो उनसे लगाव हो जाता है, और जब बैच खत्म हो रहा होता है ना तब मेरे को बहुत दुख होता है। तुमको तो शायद खुशी हो रही होती है कि बस अब इस आदमी को और नहीं देखना पड़ेगा, बस अब कार्तिक सर को और नहीं देखना पड़ेगा, अब अपन अपना मजे करेंगे यार। पर तुम जाते हो मेरे को छोड़ के, तो मेरे को तो थोड़ा दुख होता है, ठीक है। पर खुशी भी होती है कि अब बच्चे मेरे एग्जाम में पास बैठेंगे और पास होके बिल्कुल अपने माँ बाप का और मेरा भी नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं डेफिनेशन वाले चैप्टर के साथ, कुछ और डेफिनेशन जो अपन को पढ़नी है, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।